गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आप लोग को आवाज आ रही होगी। सो आज की क्लास में हम लोग कुछ लेसन प्लान्स देखने वाले हैं, एक एक करके देखेंगे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन है हमारे साथ। और ये स्पेशली ये हेल्पफुल होगा पीआरटी के लिए, पर दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से वो लेसन प्लान को बना सकते हैं, है ना। तो पहले इंग्लिश फिर हिंदी, इस तरीके से जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन इंक्लूड इन योर डेमो टीचिंग, एक उसका एक आपको आइडिया मिलता चलेगा आज की क्लास के अंदर। ठीक है, आई होप आप लोग को आवाज आ रही होगी सबको और पीडीएफ भी दिख रहा होगा प्रॉपरली। तो एक एक करके देखते हैं उसको। तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं जिस लेसन प्लान की, वो किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट इंग्लिश से रिलेटेड। एंड ये है आपके स्टूडेंट्स जो क्लास फोर्थ के हैं, उसको कंसिडर करते हुए। तो क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स को अगर इंग्लिश हम लोग पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब आज का जो एग्जाम्पल है इसमें है हमारे पास आई एम लेट टू स्कूल, ये एक पोएट्री है। ठीक है। अब कभी भी हमारे पास पैनल में क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप ये जो पोयम पढ़ा रहे हैं या आपने इसको जिस तरीके से पढ़ाया है, उसके पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। क्यों आप ये स्टोरी या पोयम या ग्रामर या टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हो या पढ़ाया है आपने। इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो हमारे आंसर्स ऐसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो सकते हैं कि कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स हम लोग ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। सो ये जो पोयम है हमारी आई एम लेट टू स्कूल, इससे देखिए क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिल रहा है। द चाइल्ड लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड बीइंग पंक्चुअल टू स्कूल। तो पोयम जो उसके अंदर लाइंस है, उससे क्या हम बच्चों को सिखा रहे हैं? व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव? इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड पंक्चुअलिटी। अब पोयम पढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ हम उनको वोकैबलरी भी सिखा रहे हैं और उनके मीनिंग भी सिखा रहे हैं। आप इसी में प्रोनाउंसिएशन भी ऐड कर सकते हो। न्यू वोकैबलरी, देयर मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, कैसे उन वर्ड्स को बोला जाता है। फिर बच्चे इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, समराइज करेंगे। अब उसके अंदर जो वर्ड्स है उस पे हम लोग नाउन और उनके टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं। जब पढ़ाने जा रहे हैं पोयम तो उसके अंदर आपके इम्पोर्टेंट वर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स तो हो ही गए, साथ ही साथ आप पार्ट ऑफ स्पीच भी कर सकते हो कि हाँ भाई ये हमारे वर्ड्स जो हैं वो नाउन है, एंड वो आपके पर्सनल नाउन है या कॉमन नाउन है या कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। उस तरीके से भी डिस्कशन हमारा हो सकता है। ठीक है। सेम चीज यही आपके लर्निंग आउटकम्स कि क्या हुआ, उन्होंने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है। अब ये रही आपकी स्ट्रैटेजी, हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपेंड। ये तो हमारा लेसन प्लान था कि पहले हमने अपना प्लान बनाया है कि हाँ ये चीजें होंगी। अब देखिए उसको किस तरीके से करेंगे। तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप वार्म अप करते हो, बच्चों को उससे कनेक्ट करते हो, है ना। सो टीचर आस्क दी स्टूडेंट्स देयर डेली रूटीन। टीचर ने क्या करा, बच्चों से पूछा उनके डेली रूटीन की चीजें कि भाई आप क्या करते हो, कब जागते हो, व्हाट ऑल यू ईट, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, किससे मिले, क्या बात करी, काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। उसके बाद ऑल्सो आस्क इफ टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। अब क्योंकि पोयम के अंदर टाइम के ऊपर बातचीत होनी है तो साथ ही साथ हमने थोड़ा सा टाइम के ऊपर भी बातचीत कर ली। फिर एक छोटी सी कहानी सुनाई, किसके ऊपर? पंक्चुअलिटी के ऊपर। शी ऑल्सो नरेट्स ए स्टोरी ऑन पंक्चुअलिटी। फिर पोयम, टीचर ने पोयम को समराइज किया कि है किस बारे में या क्या चीजें हैं। उसके बाद छोटे क्वेश्चंस पूछे गए बच्चों से चेक करने के लिए कि पोयम उनके समझ में आई या नहीं आई। फिर नए वर्ड्स। तो जब आप डेमो टीचिंग कर रहे हो पैनल के सामने, तो ऐसी इसी तरीके से ऑर्डर आप भी रख सकते हो। जनरल डिस्कशन, बच्चों से बातचीत। उसके बाद हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां पे थोड़ा सा रिलेट करते हुए जाएंगे। फिर जो अपना टॉपिक है वो पढ़ा लिया हमने। फिर हम उनसे थोड़े से एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं चेक करने के लिए कि उनको बात समझ में आई या नहीं आई। फिर आपके नए वर्ड्स, उनके सेम मीनिंग, उनके ऑपोजिट मीनिंग,
पोयम है तो राइमिंग वर्ड्स भी आ जाएंगे और नाउन और उसके टाइप्स भी। ठीक है, ये एक एक्टिविटी जब रियल क्लास में होंगे तो हम एक्टिविटी भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर पैनल ने पूछा कि भाई इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप क्या क्या टीचिंग एड या टीचिंग मटेरियल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, पोयम कर लिया आपने तैयार, आपने क्लास के अंदर पढ़ा भी दिया, तो वाइल टीचिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़ाते समय आप कौन कौन से टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करोगे, है ना। तो हमारे पास रिसोर्स टेक्स्ट बुक हो गए, कुछ पेपर्स हो गए, इंटरनेट से ऑडियो वीडियो पिक्चर्स, ये सारी चीजें भी यूज की जाती है ना। फिर आते हैं ये तीन वर्ड्स, लॉट्स, मॉट्स और हॉट्स। क्या है ये, किसी को आइडिया, कोई कमेंट करके बताना चाहे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, लॉट्स, मॉट्स और हॉट्स क्या होता है। बताएं, सोचें, कमेंट करके बताइए। ठीक, जी, सो थोड़ा सही सही जा रहा है। ये है आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और एच क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। सो लॉट्स और हॉट्स याद रखेंगे फुल फॉर्म। टीजीटी मैथ्स के लिए भी है रेनू, अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स भी है। सो ये एक आपको आइडिया देगा कि किस तरीके से सीक्वेंस में चीजें होनी चाहिए, है ना। पहले हम क्या करेंगे, अपने डेमो के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे, और फिर जब हम डेमो टीचिंग करते हैं तो उसके ऊपर बेस्ड कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा एक आपको आइडिया लगेगा इससे लेसन प्लान से। सो दोनों के फुल फॉर्म याद हो गए हमें, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो जब आपने कोई चीज पढ़ाई तो वो क्या डेवलप हुआ बच्चे का, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर उनको क्या पता चला, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को कंसिडर करते हुए उनको क्या जानकारियां मिली, है ना। अब एमओटीएस क्या है बताएं। ये भी आपके उसी से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है लेसन प्लान के अंदर। तो ये आपका हो गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं मेजरमेंट भी कह सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ टीचिंग, है ना। तो इसमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में उन्होंने सीखा पोएट का नाम, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर उन्होंने क्या सीखा, इट इज राइट टू मेक फन ऑफ समवन व्हेन दे मेक अ मिस्टेक, है ना। तो इस चीज के ऊपर बात कर ली वोकैबुलरी के अंदर। वैल्यूज क्या सिखाई गई इस टॉपिक से रिलेटेड, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, कैसे पंक्चुअलिटी जरूरी है क्लास के अंदर और घर के अंदर। असेसमेंट से रिलेटेड क्या क्या किया गया, बच्चों से लिखवाया गया वोकैबुलरी, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए, और एक टेबल चार्ट भी बनाया गया। ये अगर पैनल में हमसे पूछा जाता है कि आप इसको किस तरीके से इवैल्यूएट करोगे या आपका असेसमेंट का तरीका क्या होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हम बच्चों से वोकैबुलरी लिखवाएंगे, वर्ड्स लिखवाएंगे, जिससे कि उनकी स्पेलिंग चेक हो जाएगी, और पोयम की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हम उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। प्लस एक्टिविटी तो है ही है, जब भी कोई बात हो तो आप हमेशा कह सकते हो कि इसके ऊपर बेस्ड गेम्स और एक्टिविटीज हम लोग कराएंगे। ठीक है, अब ये है हमारा लेसन वन, आई एम लेट टू स्कूल, कौन सी क्लास के लिए, 4 के लिए, और सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ये हमने शुरू में क्वेश्चन पूछे बच्चों से, इज इट टाइम टू स्लीप, टाइम दे करके उनको, इज इट टाइम टू टेक बाथ, इज इट टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, इज इट टाइम टू गो टू स्कूल। अब उन्होंने यस या नो इस तरीके से करके आंसर दिए हमारे सामने। अब हमने उनसे पूछा कि भाई टाइम से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, तो अलग अलग आंसर्स आए हमारे पास, किसी ने कहा मॉर्निंग, किसी ने कहा आफ्टरनून, किसी ने कहा प्रेजेंट, किसी ने कहा सेकेंड, किसी ने मिनट। तो ये सारे आंसर्स किसकी तरफ से आए, बच्चों के सामने से। आप डेमो टीचिंग के अंदर कुछ एक वर्ड्स इसमें से लिख सकते हो कि अच्छा सुरेश, मॉर्निंग, करेक्ट, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं।
सीता लेट, ओके। किसी और ने कहा सेकंड, ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने बोर्ड पे ये चीजें लिख ली। फिर पोयम जब आएगी बच्चों के सामने तो वो उसमें से वर्ड्स भी कलेक्ट करेंगे। नाउ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हेन दे वेक अप टू गेट रेडी फॉर स्कूल। आप लोग कब जागते हो स्कूल जाने के लिए? जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हो या फिर आराम से पहनते हो? क्या कभी स्कूल लेट हुए हो? एंड इस तरीके से करके कुछ आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हो गए। फिर टीचर ने कहानी सुनाई, नरेट्स द स्टोरी ऑफ पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी के बेस्ड उन्होंने कहानी सुनाई। कहानी का एक आइडिया ले देखिए। द स्टोरी इज अबाउट ए गर्ल नेम्ड मैरी हु इज स्टिल अवेक एंड इज एट प्ले लेट एट नाइट। तो ये जो मैरी है ये क्या कर रही है? रात में देर तक अपना खेल रही है। अब क्या हुआ? नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेक्स अप लेट, देर हो गई। She quickly brushes her teeth and doesn't take bath and dresses up. नहाया नहीं, बस फटाफट कपड़े पहन लिया। She rushes to school without taking her breakfast. नाश्ता नहीं किया और कहाँ भागे? स्कूल की तरफ। लेट हो गई। Oh my God, what has she done? She has brought her mother's bag to school. जल्दीबाजी में क्या करा है? अपना बैग नहीं लाया, अपनी मम्मा का पर्स ले आई। All her friends burst into laughter. सब हंसने लगे। She feels very ashamed of herself. And now she has learnt a lesson कि भाई हमेशा हम एडवांस में काम करके रखेंगे। तो इस छोटी सी कहानी से बच्चों ने क्या सीखा? इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड पंक्चुअलिटी। और ये हो गई पोएम की समरी, ये आपने बता दी साथ के साथ। The poem is about a boy who wakes up late for school as in a haste tries to get dressed. He wolf his toast and quickly packed books, pens, lunch, and shorts in his bag and grab his coat from the cupboard and take his bat and ball for his sports. सारी चीजें उसने फटाफट फटाफट चीजें उठाई, जल्दीबाजी में कपड़े पहने। Then he crosses the kitchen and hops over the cat and grab his hat. ठीक। उसके बाद क्या हुआ? He opens the front door and sees the bus waiting for him. बस उसका वेट कर रही थी, फटाफट बस में चढ़ गया। अब जब बस में गया, he boards the bus and frees still and knew that something went wrong. कुछ तो गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है? all his friends are laughing. He had forgotten to wear trousers. पैंट नहीं पहनी। Wear, he had forgotten to wear trousers, jumper, shirt, socks and shoes. He felt embarrassed on that day. So poem से हमें क्या moral मिला है? We should value time and plan our work in advance and be punctual to school. अब ये ऐसे आप कुछ उसमें से पोयम में से इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी भी सिखा सकते हो कि ग्रैब, फस, डिलाइट, हेस्ट, अबोर्ड और इनके मतलब। ग्रैब का मतलब क्या हुआ? ग्रास्प, सीज। फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? वरी, फ्रेट। इस तरीके से करके वोकैबुलरी। एंटोनिम्स बता सकते हैं। लेट का उल्टा क्या हो जाएगा? अर्ली। क्विकली का ऑपोजिट स्लोली। शट का ओपन, स्टिल का मूविंग, हेस्ट का स्लोनेस या फिर डीले। तो ये एंटोनिम्स हो गए। देन आपके राइमिंग वर्ड्स, बस, फस, शॉर्ट्स, स्पोर्ट्स, फ्लोर, डोर, कैट, हैट, इस तरीके से करके। ठीक है। ये आपकी पोयम है यहाँ पे, बाद में आप अपने आराम से देख सकते हैं एक्चुअल लाइंस क्या है पोयम की। ठीक है। तो ये पोयम है। तो इस पोयम की किस तरीके से डेमो टीचिंग हो सकती है और किस तरीके से आपके ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्किल्स वगैरह को लेकर के, या कौन सी एक्टिविटीज आप इंक्लूड करोगे, या बच्चों की वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो, वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है ना। फिर ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे हो सकते हैं। द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स इन 5 sentences। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू फील व्हेन यू वर लेट टू स्कूल एंड गॉट ए लेट मार्क इन योर डायरी, और इस चीज को लेकर के तुम्हारे क्या फीलिंग्स।
थोड़ा सा पोएट के बारे में, ये हमें पता होना चाहिए। ये जो आप लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वहां पैनल में पोयम पढ़ाने के बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि थोड़ा सा पोएट के बारे में बताइए, और दिस पोयम इज रिटन बाय होम, इस तरीके से करके। तो हल्का फुल्का पोएट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, एक दो लाइनें सही, है ना। अब ग्रामर का देखते हैं कॉन्सेप्ट। सो नाउन, और डेमो के अंदर हम क्या पढ़ा रहे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन एंड इट्स काइंड। तो एक तो डेफिनेशन हो जाएगी, और प्लस एक ये कुछ एक चीजें आप बोर्ड पे चाहो तो बना भी सकते हैं, है ना। फिर ऐसे प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ आपके पॉइंट्स, जैसे इट ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर काइंड ऑफ थिंग। फिर कॉमन नाउन हो गया, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, और जिनकी ड्राइंग अच्छी है तो थोड़े से ड्राइंग भी बना सकते हैं बोर्ड के ऊपर कॉमन नाउन से रिलेटेड। फिर कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस और एनिमल्स और थिंग्स, पूरे को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये हर्ड कलेक्टिव है, क्रू कलेक्टिव है, स्वॉर्म कलेक्टिव है, आर्मी कलेक्टिव है। A herd of cattle, a crew of sailors, a swarm of bees, an army of soldiers। हाँ भारती, पूछिए, जो भी क्वेश्चन है आपका पूछ लीजिए, मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके कलेक्टिव नाउन के आंसर हो गए, और ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन विच रिफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज एंड कंडीशंस, things that cannot be seen or touched and things that have no physical reality। ये आपका काफी अच्छा डायग्राम हो जाएगा अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाना हो तो। साइट, टेस्ट, स्मेल, हेयर एंड टच, इनके थ्रू हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, एंगर, फेवरेट, ब्रेवरी, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो ये एक आपका ग्रामर का भी हो गया, और उसके बाद ये एक्टिविटी। In this noun game, students pick a sport that they enjoy and then have to write a list of nouns that relate to a sport। ये एक्टिविटी हो गई इसके ऊपर बेस्ड। फिर थोड़ी सी वर्कशीट, क्वेश्चंस करा लिए हमने, है ना। सो इस तरीके से ये आपका इंग्लिश से रिलेटेड एक पोयम और एक ग्रामर का टॉपिक, हाउ यू कैन प्रेजेंट इट इन डेमो। अब देखिए ये है हिंदी के लिए, सेम कक्षा 4 है, विषय हिंदी है, और जो पाठ है वो क्या है, चिड़िया का संसार। यहाँ पे भी देखिए आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब ये जो चिड़िया का संसार पाठ है, इसमें घर के महत्व को पहचानना, बच्चों के सामने जब ये पाठ बताया जा रहा है और पैनल आपसे पूछेगा कि आपने जो ये पोयम पढ़ाया, इस पोयम को पढ़ाने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या था, तो हमारा एक आंसर क्या हो सकता है, घर के महत्व को पहचानना, या सोच समझकर धीरे धीरे निरंतर विकास होता है। मनुष्यों और पक्षियों के जीवन में समानता से अवगत कराना बच्चों को। क्यों करा रहे हैं हम, ताकि हम उनको बता सकें। अब भारती पूरा चैप्टर वैसे नहीं पढ़ाएंगे, आप समरी सॉर्ट ऑफ बता सकते हो। मान लो 5-6 लाइन की हमने उस जो भी स्टोरी है हमारी, उसको समराइज कर लिया कि बच्चों अभी जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, और फिर आपने वो समरी बता दी, और फिर अपने थोड़े से उनसे क्वेश्चन वैश्चन पूछ लिए, बीच में एक आप लाइन बोल सकते हो कि अभी एक एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी के बाद फिर हम लोग चैप्टर को एक एक लाइन के थ्रू पढ़ेंगे, है ना। आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है, उसके हम लोग एक एक करके सारा चीज जो भी है वो कवर करेंगे या पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से आप ये मेंशन कर सकते हो कि अभी मैं आपको कहानी समझा रही हूँ, और उसके थ्रू फिर आप समरी बता के अपना डेमो टीचिंग कर सकते हो।
एवरेज 5 मिनट रख सकते हैं, 3 to 5, दीपा, है ना। ये जो हम देख रहे हैं लेसन प्लान, ये एक्चुअल क्लास का है, इसलिए यहाँ पे 1 वीक लिखा हुआ है कि हम ये पार्ट को पढ़ाने में 1 हफ्ते में पढ़ाएंगे। पर आपका जो डेमो टीचिंग है वो 3 to 5 मिनट्स एवरेज रखिएगा। ये हम लोग रियल लेसन प्लान पढ़ रहे हैं जो टीचर्स बनाते हैं उस चीज, है ना। सो ये हिंदी में ये कुछ एक पॉइंट्स हमने बताया। इससे बच्चों की कल्पनात्मक शक्ति बढ़ रही है और वो चित्रकला सीख रहे हैं। अब जब भी आप कविता पढ़ाते हो वो लय में होता है ना। तो कविता का लयात्मक व सामूहिक वाचन सिखाना, शब्द भंडार बढ़ाना और पठन एवं श्रवण क्षमता का विकास करना, ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए किससे रिलेटेड, जो भी हम पोयम पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे है चिड़िया का संसार, क्लास 4 से लिया गया है। ठीक, अब हम देखते हैं चिड़िया का संसार। कविता कवि निरंकार देव सेवक जी की है। कवि ने इस कविता में तुकांत शब्दों का प्रयोग किया है। मनुष्यों और पक्षियों के जीवन में समानता का संबंध बताया है। चिड़िया की सोच समझ का धीरे धीरे निरंतर विकास होना समझाया है। ये इसी तरीके से 4-5 लाइनें हमें समरी बनानी होगी जो भी हम चैप्टर पढ़ाना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप पोयम या स्टोरी कवर कर रहे हो तो। चिड़िया का संसार पहले अंडे के आकार जैसा, घोंसला, फिर शाखाओं में, आसमान में उड़ने लगती है, तब उसे पता चलता है कि यह संसार कितना विशाल है। पोयम के अंदर एक्चुअली ये हुआ है, जब वो अंडे में है तो उसको लग रहा है कि हाँ बस अंडे जितनी ही दुनिया है, फिर घोंसले जितनी ही दुनिया है, फिर पेड़ जितनी ही दुनिया है। पर बाद में वो चेंज होता जाता है चिड़िया का अप्रोच, है ना। समय के साथ चिड़िया की सोच में बदलाव आता गया। इंटरव्यू के लिए नहीं बनाना होगा भारती, पर वो पूछ सकते हैं इसमें से कि आपने ये जो पढ़ाया है इसको पढ़ाने के पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, या बच्चों ने इससे क्या सीखा है, या क्लास में जब आप ये एक्चुअल क्लास में आप जब ये पाठ पढ़ाओगे तो आप कौन सा टीचिंग एड का इस्तेमाल करोगे, जब आप एक्चुअल क्लास में ये पाठ पढ़ाओगे तो कौन से एक्टिविटीज कराओगे। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये लेसन प्लान समझना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि होता क्या है लेसन प्लान और उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होती है। ठीक, अब इसमें भी देखिए स्टेप्स है। सबसे पहले वार्म अप करेंगे, मतलब कविता संबंधित चित्र दिखाएंगे बच्चों को। जब ये जो टीचर ने जिन्होंने बनाया है लेसन प्लान, उन्होंने क्या कहा है कि भाई ये वाली कविता मैं बच्चों को 1 सप्ताह में पढ़ाऊंगी, 1 वीक में पढ़ाऊंगी। तो वार्म अप एक्टिविटी क्या है, कविता संबंधित चित्र दिखाया गया, फिर कविता के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर पाठ का पठन करेंगे, विद्यार्थी पाठ पढ़ेंगे तथा शिक्षक प्रश्नावली द्वारा जांचेंगे। छोटे छोटे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ करके देखेंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर शब्दार्थ है, जो कठिन शब्द हैं उनके मतलब और उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, वो सारी चीजें हो गई। समरी कैसे पढ़ा है हमने, विचार विमर्श के द्वारा, ये टीचिंग मेथड मेंशन किया गया कि जो पोयम की समरी है उसको डिस्कशन मेथड के जैसे पढ़ेंगे। फिर व्याख्या हो गया और पाठ्य पुस्तक की जो एक्सरसाइजेज हैं वो की गई। फिर नए शब्द सीखे गए, वर्ण विच्छेद समझा गया, पाठ का स्वरूप किया गया और चित्र के ऊपर बेस्ड थोड़ी सी राइटिंग की गई। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी, उनकी सृजनात्मकता को जांचने के लिए क्या किया गया, छात्रों को कहा गया कि वो अपने घर का एक कल्पनात्मक चित्र बनाएं। ये आफ्टर क्लास एक्टिविटी है। तो अगर वो आपसे पूछेंगे कि ये जो आपने पाठ पढ़ाया इसमें आप किस तरीके का क्रिएटिव एक्टिविटी जोड़ सकते हो या कैसे आप बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि सर ये चैप्टर पढ़ाने के बाद हम छात्रों से कहेंगे
कि वो अपनी अपनी कॉपियों में अपने घर का एक कल्पनात्मक चित्र बनाए। ऐसे करके हम आंसर करेंगे इंटरव्यू में। और अगर आपके पास उससे रिलेटेड कुछ ऑडियो है, ये आपका टीचिंग एड का पॉइंट हो गया कि हमने थोड़े से ऑडियो का भी इस्तेमाल किया। क्लियर हो रहा है? जो लोग हिंदी मीडियम के हैं कैसे करेंगे, जिन्होंने हिंदी का अपना बनाया होगा डेमो टीचिंग, वो इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, शुरू वाले, हवाई जहाज और पतंग कहाँ उड़ाते हैं? बच्चों, आप आसमान में क्या उड़ते हुए देखते हो? बच, अब बच्चे मुझे कुछ पक्षियों के नाम बताएंगे। ये शुरू के आपके प्रश्न है। वर्ल्ड शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है? ये देखिए, दो सब्जेक्ट्स को मिला लिया गया इस क्वेश्चन को पूछते समय, इंग्लिश और हिंदी। तो इंग्लिश का वर्ड दिया गया वर्ल्ड। अब पोयम के अंदर संसार है, संसार पे आना है हमें, तो हमने बच्चों को क्या दिया? वर्ल्ड। और क्या कह रहे हैं कि भाई बच्चे इनको हिंदी में क्या कहेंगे? फिर वो कहेंगे संसार। फिर हम लोग कहेंगे कि आज हम लोग संसार के ऊपर बेस्ड ये कविता पढ़ेंगे। ये आपकी वोकैबुलरी हो गई पोयम में से। जीवन मूल्य या वैल्यू क्या सिखा रहा है? बच्चों में नवीन विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना और गर्व के महत्व को बताना। छात्रों में समयानुसार धीरे धीरे सोचने व समझने की शक्ति का विकास नहीं होता, इस चीज को बताना कि हाँ भाई, वो जब चिड़िया बिल्कुल छोटी थी तो उसको उस चीज की समझ नहीं थी। ठीक, फिर असाइनमेंट हम कुछ दे सकते हैं, जैसे वो चित्र बनाने वाली बात थी। ये आपके हायर ऑर्डर क्वेश्चंस हो गए, मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस हो गए और लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस हो गए। सो पहले लोअर ऑर्डर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के मतलब लोअर ऑर्डर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, जहां पे आंसर सीधा सीधा आएगा। सबसे पहले चिड़िया के घर का आकार कैसा था? बच्चों ने बताया अंडे जैसा। आसमान में उड़ने से पहले चिड़िया क्या सोचती थी? संसार छोटा सा ही है। बिल्कुल सीधे सीधे आंसर आ रहा है। अब मिडिल ऑर्डर देखिए, उसमें कैसे प्रश्न है। चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला सूखे तिनकों से बनाती है। शाखाओं पर पहुंचकर चिड़िया ने क्या सोचा? शाखाओं पर पहुंचकर चिड़िया ने सोचा कि संसार इतना सा ही है। हायर ऑर्डर क्वेश्चन देखिए, घर का महत्व बताइए। अब ये पोयम में नहीं लिखा हुआ है, ये बच्चे अपनी समझ से आंसर दे रहे हैं, है ना? तो घर हमारी रक्षा धूप बारिश सर्दी आदि से करता है, जंगली जानवरों से बचाता है, हमारे मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखता है और प्रदूषण से बचाता है। ये कैसा क्वेश्चन हुआ? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हुई, यहाँ से मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हुई और यहाँ से लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप हुई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, मैं आ जाती हूँ इसके अब वो उस पे। ये हो गया आपका असेसमेंट। ठीक है, अब दिख रहा है ना? अब मूल्यांकन की बात आ गई कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो अगर पैनल में पूछा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाने के बाद आपको चेक करना है कि बच्चों को कविता समझ में आई या नहीं आई, या आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है, तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो मूल्यांकन के लिए देखिए, पाठ्य पुस्तक के बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे और वर्तनी अशुद्धि होने पर अंक काटे जा रहे हैं। रचनात्मक कार्य देंगे, है ना? ये हम करेंगे उनके असेसमेंट के लिए। रेमेडियल भी आप लोग पढ़ते हैं, उपचारात्मक रेमेडियल। जब बच्चों को पाठ नहीं समझ में आया तो किस तरीके से हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं ताकि बच्चों को पाठ समझ में आए। तो रेमेडियल के लिए टीचर क्या करेंगी? अध्यापिका श्रुत लेख और मौखिक प्रश्नों पर ध्यान देंगे कि कैसे प्रश्न पूछूं ताकि उनको समझ में आए। छात्रों को पाठ फिर से समझाया जाएगा। छात्रों को पाठ फिर से समझाया
जाएगा। उच्चारण संबंधी त्रुटियों को बताकर सुधार हेतु सुझाव दिए जाएंगे। लेखन संबंधी अशुद्धियों को लेकर के भी सुझाव दिए जा सकते हैं। ठीक। अब अगर क्वेश्चन आया कि इसको पढ़ाने के लिए आपने कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया है, तो एक तो हमारे पास थी पाठ्य पुस्तक, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए डिक्शनरी, शब्दकोश। बोर्ड हमारा किसी तरीके का भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, मार्कर वाला बोर्ड हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है। हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि हमको सिर्फ चौक से ही पढ़ाने आता है। एज टीचर आप किसी भी तरीके के बोर्ड पे पढ़ा सकते हो, ये आपको रखना होगा, है ना, कि चौक बोर्ड हुआ तो चौक बोर्ड, मार्कर वाला बोर्ड हुआ तो मार्कर वाला, स्मार्ट बोर्ड हुआ तो स्मार्ट बोर्ड। जैसा भी बोर्ड होगा आप पढ़ाओगे अपने बच्चों को। ठीक है। अब एक इसमें हम लोग पोयम देख लेते हैं। पाठ है चिड़िया का संसार। अब शुरू में जो कुछ एक टर्म्स पे बातचीत हुई थी, बच्चों से पूछा गया था कि भाई आसमान में क्या उड़ता है, तो उनके आंसर आ सकते हैं हवाई जहाज, पतंग, पक्षी, अलग अलग पक्षी हो गए, कौवा है, कोयल है, तोता है, जो भी बच्चों के अपने आंसर आएंगे। फिर ये और हमारे बर्ड्स हो गए, ये सब पिक्चर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये रही हमारी कविता। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ये छोटी चिड़िया की कहानी हो रही है। तो पहले कैसा, अंडे जैसा, फिर कैसे आया, घोंसले जैसा, कि यही संसार है मेरा। ये इसके अंदर के वर्ड और उनके मीनिंग हो गए, है ना। लेखक के विचार। तो कवि निरंकार देव सेवक कहते हैं कि चिड़िया जब अंडे में थी तब उसे लगता था कि बस यही उसका संसार है। फिर उसने अपना घोंसला सूखे तिनकों से बनाया तो लगा कि यही उसकी दुनिया है। हल्का सा बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर के भी यहाँ पे अगर क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए, वो जो पेडागोजी के अंदर आप लोग पढ़ते हो थोड़ा बहुत उस तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। और फिर आप इसके ऊपर बेस्ड एक वीडियो भी दिखा सकते हो। अब आगे। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार, है ना। ये कवि हो जाएगा यहाँ पे, कवि निरंकार देव सेवक। तो ये आपकी पोयम की लाइंस थी, है ना। ठीक है, वोकैबलरी वाली बात सबके समझ में आ गई। बाद में चिड़िया जब हरी भरी शाखाओं पर बैठी, उसने सोचा कि यही संसार है। अंत में जब वह खुले आसमान में उड़ी, तब वह समझी कि यह संसार बहुत बड़ा है। फिर अलग अलग पक्षियों के बारे में बात हो सकती है। ये हिंदी को किससे जोड़ देगा, ईवीएस से जोड़ देगा। ईवीएस चैप्टर के अंदर है ना, अलग अलग बर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो जब आप हिंदी की कक्षा पढ़ाते हुए अलग अलग पक्षियों की बात करेंगे तो वो आपके हिंदी विषय को ईवीएस के विषय से जोड़ देगा, है ना। फिर घर का महत्व हो गया। ये बच्चों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं आपके पास जब आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो, कि वो चोरों से मूल्यवान वस्तुओं को बचाता है, घर में हम आराम करते हैं, छाया देता है, प्रदूषण से बचाता है। और बच्चों के दिए गए सारे आंसर को हम सही मानेंगे। अब हिंदी में ही ग्रामर क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा की डेफिनेशन हो गई, और अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग संज्ञा बताने के लिए।
वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, आम, मेज, किताब, कलम, तरबूज, जिसका भी आप इमेज बना सको वो वाला इंक्लूड कर सकते हो। स्थान के नाम आ जाएंगे। भावों के नाम और गुणों के नाम। ठीक, तो ये था हमारा हिंदी का लेसन प्लान। अब देखते हैं मैथ्स। तो क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर्स। प्लेस वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर्स। आप में से कुछ लोग हैं जो मैथ्स पे प्रिपेयर कर रहे हैं, डेमो पीआरटी के तो होंगे ही। पीजीटी के लिए भी दीपा, हाँ उस पे भी सेशन करूंगी मैं, पीजीटी पे भी। आज वाला थोड़ा सा पीआरटी स्पेसिफिक है, ताकि आइडिया लग जाए, उस पे भी कर लेंगे। अब प्लेस वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर्स जो है, इस पे किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है? बच्चों को क्या सीखने को मिल रहा है? इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद दे कैन रीड एंड राइट द न्यूमरल्स अप टू 6 डिजिट नंबर। छह डिजिट तक के नंबर्स को वो पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे। इसमें क्या बता पाएंगे? प्लेस वैल्यू बता पाएंगे। उसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या है, ये बता पाएंगे। टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000 के अंदर उनको अरेंज कर पाएंगे। साथ ही साथ रोमन न्यूमरल्स के साथ भी कंपेयर कर पाएंगे। इस तरीके से ये हो गया हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आउटकम मैं इसलिए नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोग क्लास में तो पढ़ा नहीं रहे। हमारा फोकस किसके ऊपर है कि भाई हम कैसे पढ़ाएंगे और बच्चे उससे क्या सीखेंगे। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर रहे हैं हम लोग। अब कंटेंट देखिए। टीचर ने जो यूज करा है वो है प्लेस वैल्यू चार्ट्स ऑफ बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स। नंबर का नाम, उसका फेस वैल्यू, उसका प्लेस वैल्यू, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म, एबकस पे किस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं, नंबर का सक्सेसर और प्रेडिसेसर, कंपैरिजन कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, उसको हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, है ना, और किस तरीके से एक न्यूमरल से दूसरे में कन्वर्जन हो सकता है। अब बच्चों से शुरू में क्वेश्चन पूछे गए ये वाले कि हाउ डू वी रीड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इस तरीके से बच्चों से सवाल पूछे गए। टीचर की स्ट्रैटेजी देखिए। क्लास के अंदर उन्होंने इंटरैक्शन और एक्सप्लेनेशन मेथड का इस्तेमाल किया। क्या सिखाने के लिए? इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरिंग। फिर उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन और एक्टिविटी मेथड का इस्तेमाल किया, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म और नंबर का नेम समझाने के लिए। डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल किया कंपैरिजन सिखाने के लिए। एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कशन इसके लिए, फिर राउंडिंग ऑफ और फिर रोमन न्यूमरल्स। तो मेजरली 3 तरीके से मेथड हुए हैं: इंटरैक्शन, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्टिविटी एंड डिस्कशन। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। देखिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, राउंड ऑफ कीजिए टू द नियरेस्ट 1000, अरेंज कीजिए, उसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर बताइए, कन्वर्ट कीजिए रोमन के अंदर। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन हो गए। मिडिल ऑर्डर थिंकिंग वाले, इनको एक्सपैंड कीजिए, इनको अरेंज कीजिए,
और इनको हिंदू अरेबिक नंबर के अंदर कन्वर्ट कीजिए। ये रोमन दिया हुआ है तीसरे वाले में, इसको चेंज करना है। लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस क्या हो गए? व्हाट आर द 7 बेसिक सिंबल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स? इसको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखिए 2 का। तो जनरली हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे वाले, तो हम उनके लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करते हैं। बहुत ज्यादा जाते हैं तो यहाँ तक जाते हैं। हमें ऐसे वाले क्वेश्चन भी पूछने चाहिए जहाँ पे बच्चे के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप होते हैं। इस्तेमाल क्या क्या करा हमने? टेक्स्ट बुक, पीपीटी और स्टेशनरी। ठीक। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आ गया है। इसको देख लीजिएगा। आइडिया के लिए है जस्ट, कि डेमो टीचिंग के अंदर आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो, है ना। सो प्लेस वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये हमने कर लिया, आउटकम हमने कर लिया, क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब ये इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस। सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, करोड़ एंड 10 crores। और नीचे नीचे आप वैल्यू भी लिखते जा सकते हो, 1, 10, 100, 1000, इस तरीके से। तो बच्चों को एक तो वे भी समझ में आएगा कि भाई हाउ मेनी जीरोस आर देयर। मान लीजिए हम इतना तक नहीं जाना चाहते हैं, डेमो टीचिंग के अंदर थोड़ा कमी रखना चाहते हैं, तो 10,000 तक आप कर लीजिएगा, इतना पूरा मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको ये टॉपिक पढ़ाना भी होगा, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000 यहाँ तक का कवर कर सकते हैं, है ना। फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू, और इस तरीके से कि भाई कैसे आप उसको चार्ट के अंदर प्लेस करोगे। थोड़ा छोटा वैल्यू ले लीजिएगा ताकि 10,000 तक ही आ जाए, है ना। यहाँ ज्यादा लिया गया है वैल्यू। और ये कॉमा लगाना बताया गया है कि कैसे हम लोग कॉमा लगाते हैं नंबर्स के अंदर। अब ये इंडियन हो गया, ये नंबर हो गया, और ये इंटरनेशनल न्यूमरेशन हो गया। तो वहां क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 million, इस तरीके से। और ये हमारा इंडियन वाला है, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये हमारा कैलकुलेशन है। टीचिंग मेथड पढ़ा दूंगी मैं निर्मला, अगली वाली क्लास में। जो आपके अलग अलग टीचिंग मेथड्स होते हैं कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैथ्स रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया, और ये बोर्ड पे आप इस तरीके से समझा सकते हो, इम्प्रेशन बन जाएगा डायग्राम बनाने के लिए। ये एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया इस तरीके से। अब ये आपके आंसर्स देखिए, नंबर, ये उसका नंबर नेम, ये उसका एक्सपैंडेड फॉर्म, ये उसका प्लेस वैल्यू, और ये उसका फेस वैल्यू।
एबेकस का नाम ले सकते हैं कि हम लोग इसको एबेकस पे भी सिखाएंगे, क्योंकि वहां पे रियल में तो डेमो टीचिंग के अंदर हम एबेकस नहीं ले जा सकते, पर जब एक्चुअली में क्लासरूम टीचिंग होगी तो उस टाइम मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों को ये टास्क दिया जा सकता है कि हम लोग एबेकस घर में बनाएंगे। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए? स्पॉन्ज, स्टिक्स, बीड्स, पेपर बॉल्स, ग्लू, पेपर्स, कलर्स एंड स्टेशनरी। फिर सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, +1 एंड -1। +1 सक्सेसर हो जाएगा, -1 प्रेडिसेसर हो जाएगा, उससे पहले वाला नंबर है ना। तो 67430 से पहले वाला नंबर क्या है? 67429। एंड 74345 के बाद वाला नंबर क्या है? 74346। थोड़ा सा बच्चों को ऐसे +1 -1 करके समझा सकते हैं कि उस नंबर के पहले क्या आएगा और उस नंबर के बाद क्या आएगा। और साथ ही साथ ये नोट भी लिख सकते हैं कि ये क्या है आफ्टर नंबर और ये क्या है बिफोर नंबर। फिर एक हम टास्क दे सकते हैं कि देखिए सबसे पहले करके कौन बताता है, इस नंबर के बाद क्या आएगा, ऐसे करके हम टास्क दे सकते हैं, है ना। अब ये आपके सिंबल्स हो गए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वाले। ये हो गई आपकी एक्टिविटी, जहाँ पे आप अलग अलग इमेजेस लेकर के आओगे उस पे। है ना। तो ये डेमो टीचिंग में हम पिक्चर्स तो लेकर के जा नहीं सकते, पर हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स, आई हैव carried some pictures with me, and after understanding the concepts we will do some fun activity। ऐसे करके आप बता सकते हो कि हाँ आपको टीचिंग मटेरियल का भी पता है, टीचिंग एड्स का भी पता है, और आपने कैरी किया हुआ है, रियल क्लास के अंदर लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये सब मैथ से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीजें आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। एक हमारा ईवीएस का रह रहा है, ईवीएस वाला फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, है ना। आज हम लोगों ने इंग्लिश, हिंदी और मैथ से रिलेटेड कुछ लेसन प्लान देखे हैं। ईवीएस ईवीएस का रहता है वो हम लोग अगली वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।